हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 22। ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स। देखिए, इसमें प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी जो है हम आनुवांशिक सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा, चाहे वो 11वीं के क्लास के हों, 12वीं हो, 10वीं हो, चाहे उनका बोर्ड हो सीबीएसई हो, एनआईयूएस हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड कोई भी बोर्ड हो। अगर उनका सब्जेक्ट में प्रिंसिपल जेनेटिक्स है, आनुवांशिक सिद्धांत है, तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि त्रिपान सेंटर जो है आपके लिए ये हिंदी इंग्लिश मीडियम में तो लाता ही लाता है, साथ में अब जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको स्क्रीन में डिस्प्ले होगा, जो कि आपको नोट करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ये 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी अमृत तुल्य है। तो इस चैप्टर को में जो हम पढ़ेंगे, इसमें ह्यूमन बींग्स के हेरिडिटी और उनके आनुवंशिकता सिद्धांतों के विषय में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें और क्या है आनुवंशिक सिद्धांतों में हमारे लिए। लेकिन ये सब होने से पहले, चैप्टर करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुँचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईयूएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। So our next topic is lethal genes. Lethal genes is the most important here. Have you ever seen a yellow mouse? Is a probably not. The yellow coated is a color is a mice due to the presence of a genes Y, which is also responsible for killing the mouse in a homogenesis. Means small yy is a condition at the zygotic stage of indicating of thereby that the mice and their homogenesis there is a for dominant is a capital I alleles, that is a true breeding for the yellow orchid color as a neighbor to the bone, such as a combination of genes small y are determined to the lethal genes. There is a such a combination of genes y are termed is a lethal genes, and their phenomenon is called lethality. And the some lethal genes kill the individually one in their homogenesis is a condition and receive lethals. The next is a pleiotropy. Pleiotropy will there is genes maybe have a multiply alleles and thus the give a multiply genotypes, and one gene is maybe control several phenotypes. For example, the received genes from white eyes in their Drosophila then represent the homogenesis condition. The affected several other features such as a wings shape and shape the abdomens, and there thus the white eyes Drosophila is also born with the vestigial wings and the call to the abdomen. The next here
is a polygenics or quantitative inheritance. Means when there is a feature of character is controlled by a single gene representing on the allele pair is a terms is a monogenic inheritance is however many traits or features are controlled by a number of different genes present at a different locus on their same chromosome or different chromosomes. For example, the height and the skin color of humans and the canals color of weeds result from two combining effect of several genes, none of which are the singly is dominant is a polygenes is affecting a particular trait are found on the different loci as a many chromosome. Each of these genes has a equal contribution and as a cumulative effect. And 3 4 genes contribute to the formation of the pigment in the skin of humans. So there is the continued variation in the skin color from every fair to every dark. Such an inheritance controlled by on the genes having to additive to the cumulative effect in the term of expression of the phenotypics. There is a character is a term to the quantitative inheritance and the polygenics means is a polo means are due to the many genes inheritance. There is a most important topic here is come. दोस्तों यहाँ पर हमारे समक्ष टॉपिक जो आया है घातक जीन। आखिर घातक जीन होती क्या है, क्या होता है ये? क्या आपने कभी पीली चूहिया देखी है? शायद आप कहोगे नहीं। देखिए चूहियों में पीला जो है लो मोर्च जीन वाई की उपस्थिति के कारण होता है जो सम ह्यूमन्स ठीक है अवस्था यानी वाई बड़े कैपिटल वाई में चूहिया की जो ह्यूमन्स अवस्था में मृत्यु के लिए भी उत्तरदायी होती है। इसे यह संकेत भी मिलता है कि प्रभावी एलीलिस वाई के लिए समयूज चूहिया पीले जो है लो मोच के लिए पदार्थ प्रजनन करने वाली है और कमी कहते हैं कमी होने की वजह से ये जनन नहीं कर पाती है। जीव विज्ञान जीन्स का ऐसा संयोग यानी घातक जीन कहते हैं और यह घटना घातकता कहलाती है। कुछ घातक जीन केवल संयोजित स्थिति में ही घातक होते हैं और कुछ अप्रभावी घातक जीन भी कहलाते हैं। प्रभावी घातक विषमयोगी विषय में भी मृत्यु के कारण भी हो सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ एक बात क्लैरिटी के रूप में बताने की कोशिश किया गया है कि कुछ जीन जो होते हैं घातक भी होते हैं जिससे कि आगे चल के आगे प्रजनन भी होना संभव नहीं होता है और कई जगह से जो है मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। तो इसी को ही हम घातक जीन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, घातक जीन जो है सदैव खतरनाक ही रहता है। तो ये चीज़ें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम आगे देखें बहुप्रभाविता यानी जो है पैलोट्रोपिक्स यहाँ पर दिया गया है, इसमें जब एक जीन के कई एलील्स हो सकते हैं। देखिए एक जीन के कई एलील्स हो सकते हैं, ये जर्नल सी बात है। ठीक है, और बहुत से जीनोटाइप भी दे सकते हैं यानी बहुत से जीनोटाइप भी हो सकते हैं। एक जीन कई जीनोटाइप को नियंत्रित कर सकता है यानी एक जीन जो है कई जीनोटाइप्स को नियंत्रित भी कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जीन के कई एलील्स भी हो सकते हैं, बहुत से फिनोटाइप्स भी हो सकते हैं और एक जीन कई जीनों को भी नियंत्रित भी कर सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें डेमोफिलिस सफ़ेद आँख के लिए तो अप्रभावी जीन जो है समयुग्मित स्थिति में विद्यमान होने पर कई और लक्षणों को प्रभावित करता है, जैसे पंखों की आकृति, उदर की आकृति। अंध सफ़ेद आँख वाले ड्रोसोफिला में अवशेषित पंख और उदर यानी एब्डोमेन इसे कुंडलित पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और विस्तृत भी है। तो यहाँ पर जो है बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात जाना कि बहुप्रभावी जो होते हैं वो जीन एक कई एलील्स भी हो सकते हैं और ये बहुत से जीनोटाइप भी हो सकते हैं और एक जीन कई जीनोटाइप को नियंत्रित भी कर सकते हैं। और ये जो है आकृति में जो होते हैं पंखों की आकृति और उधर यानी एडोमेंस जो होते हैं उसकी आकृति पर निर्भर करता है जो कुंडलित रूप में विद्यमान होता है। आगे जो दोस्तों हमारा है बहुजीनी या मात्रात्मक वंशागति। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए है। कहते हैं जब एक विशेष आकृति या लक्षण एक जीन द्वारा नियंत्रित होती है तो इसे हम एकल जीनी वंशागति यानी वंशाक्रम कहते हैं। बहुत से विशेष आकृति या लक्षण बहुत से अलग अलग प्रकार के जीनों द्वारा नियंत्रित भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर मनुष्य में त्वचा का रंग व गेहूं के दाने का रंग कई जीनों से संयुक्त प्रभाव के कारण ही संभव हो पाया है। उनमें से कोई भी अकेला प्रभावी नहीं है। एक विशेष को प्रभावित करने वाले बहुजीन यानी पोलोजीन्स अनेकों गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। इन सभी जीनों को कुल प्रभाव उत्पन्न करने में सामान्य या संचाली योगदान भी रहता है। कहते हैं मानव त्वचा के रंग द्वार निर्माण में 3 या 4 जीन का संयोग होता है। अंततः त्वचा के रंग में बहुत जो है गोरेपन और बहुत कालेपन के बीच अवांछनीय
परिवर्तन होता ही रहता है। बहुत जीनों द्वारा नियंत्रित इस प्रकार के वंशागति को मात्रात्मक यानी वंशागति या बहुजीनी यानी बहुत से जीनों के कारण उत्पन्न वंशागति कहलाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक डायग्राम से इस बात को आप समझ सकते हो। ये इंग्लिश में नहीं थी बट हमने हिंदी में उठाया है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना भी चाहिए। ये डायग्राम जो है बहुत सिंपली है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 4 4 के फॉर्म में लिए गए हैं, ठीक है। कैपिटल आर जो है 1 1 एंड आर 2 2 के रूप में है, और यहाँ जो है स्मॉल आर 2 1 1 एंड 2 2 के रूप में प्रेजेंट है। अगर इसको देखा जाए लाल है और ये सफ़ेद है तो आपको पता है कि जो नया जीन्स उत्पन्न होगी वो होगी गुलाबी। अब इसी चीज़ को जो है हम टेबल में समझने की कोशिश करते हैं। आपके समझ टेबल भी आया है जिसमें आप देख सकते हो सेम जो है यहाँ पर टी और स्मॉल टी के रूप में ही इसको भी दर्शाया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ R1 और R2 के रूप में रिप्रेजेंट किया है, जिसका जो होगा यहाँ पर एक लाल होगा, 4 गहरा गुलाबी होगा और 6 गुलाबी होगा और 4 हल्का गुलाबी और एक सफ़ेद के रूप में लास्ट में रिप्रेजेंट होगा। तो ये भी प्रभावित करने वाला कुछ जीन है जो आप नोट डाउन कर सकते हो। बड़े क्लासों में चाहे 11वीं हो 12वीं, उन क्लासों में ये जो है ज़रूर आता है। तो ये दोनों क्लासों के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। 10वीं क्लास के बच्चों के लिए इतना जो है बिग करने की आवश्यकता नहीं है, वो जो हमने सिंपल किया था उसी में ही उनका सिलेबस कवर रहता है, ठीक है। तो ये भी आप जो है डायग्राम बना सकते हो और इसको जो है लर्न करके अपने एग्जाम को बेस्ट से बेस्ट बनाने के तरकीब को सोच सकते हो। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आ जाता है कि बहुजीनी वंशज में क्या क्या देखने को आपको मिलता है। कहते हैं प्रत्येक प्रभावित जीन के नियंत्रण की तीव्रता सामान्य होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्रत्येक जो है प्रभावित जीन के नियंत्रण की तीव्रता सामान्य होती है और प्रभावित जीनों का प्रभावी संचलित होती है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट बात रखता है। और तीसरी बात जो यहाँ पर आता है वो ये आता है कि विशेषक की तीव्रता प्रभावित जीनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये 3 पॉइंट जो है प्रभावित जीनों की वंशागति में होने वाले परिवर्तन को दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और जो है एक विशिष्ट है। The next our most important topic here, a chromosomal theory of inheritance. There is a most important here. The bottoms, so terms and the Boris was 1902 is observed that there is the theories given by the Sutton and the is Boris is a 1902 is observed that is a chromosome from 2 parents summed together in the zygote as a result of their fusion of 2 gametes and again separate out of during to mitosis at the time of formation of gametes. You have already learned that a chromosome are a filamentous and body present in the nucleus and the seen only during to cell division. The gametes have a half means n number of chromosome are haploids and zygote is a diploid or has 2n are double their number of chromosome when the compare as a chromosome number in the gametes. And here the observation of prove that there is a remarkable of similarity between the behavior of Mendelians as a factor of genes during to inheritance and there is a chromosome during mitosis, and this lead to Sutton's and the Boris was proposed the chromosomal theory of inheritance and there are silent feature are following. There is a silent feature is the most important here. The first is silent feature here. The somatic or body cells of an organism which are derived by their repeated division of zygote have a 2 identical sheet of chromosome. They are diploids. Out of this one set of chromosome is received from to mother means maternal chromosome and one set from to the father pattern chromosome means father chromosome. To a chromosome one types is a carrying genes is a controlling the same set of character and controlling is a homologous pairs. A human have a 23 pairs of chromosome present. And second is the most important is a thing here, the chromosome of homologous pair of separate out during to the mitosis at the time of gamete formation. And the last character here is the behavior. The behavior of the chromosome during to mitosis indicated that Mendelian is a factor or genes are localized linearly on their chromosome. With the progress in the molecules, a biological it is known as their chromosome is made of molecules of a DNA and a specific set of segment of DNA are genes. There is a special sets of a segment of the DNA is called the genes. There is a behavior is a controlled. तो यहाँ पर जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है हमारा वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत। देखिए इसको जो है सटन और बेवरिज ने
इसको रिप्रेजेंट किया था 1902 में। लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट तब होगा जब आप जो हो इसको शेयर करोगे दूसरे बच्चों के साथ, क्योंकि दूसरे बच्चों को शेयर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कारण ये है कि मैं जानता हूँ कि जब भी बच्चों को जो है मेडिकल में एडमिशन कराते हैं कमजोर टाइप के बच्चे, तो उनको टीचर जो है डिमोटिवेट कर देते हैं, कहते हैं कि आप कैसे समझोगे। और टीचर भी क्या करते हैं कि पहले बार बच्चे स्कूल जाते हैं तो सारे चीज़ें इंग्लिश में बताते हैं, कि जो 2-4 दिन लेक्चर होता है वो इंग्लिश में देते हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों को काफ़ी तकलीफ होती है समझने में भी कि भाई जो मैडम है वो क्या कह रहे हैं, जीनोटाइप्स होती क्या है, फिनोटाइप्स क्या होती है। तो इन चीज़ों के लिए बच्चों के बहुत ही कन्फ्यूज़न आता है। देखिए जो बच्चे शुरू से ही फिनोटाइप सब के बारे में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में थे, उनको समझना आसान हो जाता है। लेकिन जिन बच्चों का शौक है, जिन बच्चों का जो है अपना जीवन का डॉक्टर बनने का एम है, तो उनके लिए जो है हिंदी में समझना और इंग्लिश में समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए त्रिपान सेंटर जो है इसको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए जो लाया है विस्तृत इन्फॉर्मेशन लाया है। ये कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी हो, लेकिन बायोलॉजी का जिनका सब्जेक्ट है और जिनका टॉपिक ये है उनके लिए ये है अमृत तुल्य है, क्योंकि इसमें जो है बहुत बातों को जानिएगा। देखिए त्रिपान एसएससी सेंटर जो है इन बातों को एहसास किया और समझा कि जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले होते हैं उनको समझना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है, तभी जाके जो है उनके ही लैंग्वेज में, उनके ही शब्दों में त्रिपान एसएससी सेंटर जो है आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। बेशकली आपके समक्ष स्क्रीन दिख रहा हो, लेकिन कहते हैं स्क्रीन से आप बहुत सी बातें नोट कर सकते हो। अगर मैं दिखूंगा तो मुझसे आप क्या नोट करोगे, ठीक है, लेकिन अगर स्क्रीन में शब्द दिखेंगे, वर्ड दिखेंगे, तो वो आपके लिए अमृत के समान होगा और उसको आप नोट करके आप समझ भी सकते हो। इसलिए मेरा आवाज़ ही आपको सुनाई देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं यहाँ पर एकलव्य वाली स्टोरी बन जाती है, जहाँ पर गुरु समक्ष नहीं भी होते हैं, फिर भी जो है स्टूडेंट उसको देख के अपना लक्ष्य को साधते हैं। तो आपने भी अपना लक्ष्य को साधना है, लेकिन साधने के साथ साथ आपने उन बच्चों को भी हेल्प करना है जिनको आप जैसे बच्चों की ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है आप इस वीडियो की। तो वो जो होगा आप माध्यम बनोगे, आप उन तक पहुंचाने की कोशिश करोगे। और ये आपको बहुत बड़ी काम नहीं करना है, इसको प्रचार नहीं करना है, ना ही आपने रिक्वेस्ट करना है। आपने सिर्फ अपना एक छोटा सा कर्म करना है कि इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है और कोई बच्चा आपके साथ पढ़ रहा है और उसको भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आप उसके जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए, चाहे उसको मोबाइल में शेयर कर दीजिए, जिससे ये वीडियो उनको प्राप्त हो जाए और वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ सके और मैडम के सामने या टीचर के सामने जो है इस बात को रिप्रेजेंट कर सके। कहते हैं भाषा वो माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं या दूसरे के विचारों से अवगत हो सकते हैं। इसमें हीरो बनने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसमें सिर्फ आप अपने टॉपिक को मैडम को समझाना है। इंग्लिश में वही होती है, हिंदी में भी वही होता है। समझाने का मतलब सिर्फ एक होता है कि आपको समझ आया है कि नहीं आया है। तो ये आपने करना है, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना है, तभी जो है त्रिपान एसएससी सेंटर का जो है लक्ष्य पूरा होगा। और आपको पता है अगर आप इसको शेयर करके आगे बढ़ाइएगा चैनल को, तो मैं आपके लिए जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का भी नोट्स के रूप में जो होगा और उसमें हम लिखित रूप में लेके आएंगे। तो ये सब तब होगा जब ये चैनल आगे बढ़ेगा और आप दूसरे बच्चों के हेल्प के लिए तैयार रहोगे। कहते हैं अगर बच्चे हेल्प करोगे, आगे बढ़ाओगे, तो 100% है जो है आपके लिए सब चीज़ों की व्यवस्था जो होगा त्रिपान एसएससी सेंटर पे ही मिल जाएगा। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, अच्छे कामों में सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अभी आप कीजिए, लिंक को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये तो था आपके लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब जो हम आ जाते हैं वंशागति और गुणसूत्र सिद्धांत के बारे में। कहते हैं इसको जो है फर्स्ट समय जो प्रतिपादित किया गया था, बनाया था, उन्होंने सोचा था, वो थे सटन एवं बेवरी थे, जिन्होंने इसके बारे में सोचा और विचार किया। कहते हैं 1902 में इन्होंने इस बात को पाया कि जब दो युग्मों यानी गैमेटों का सम्मिलित न होता है तो युग्मनजन में दो जनकों में गुणसूत्र एक साथ आ जाते हैं और गैमेट बनते हैं। समय जब अर्धगुणसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होती है, मियोसिस के जो आपको पता ही है अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है, उसको हम कहते हैं मियोसिस होते हैं। जो फिर ये जो है गुणसूत्र क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। और आप पहले इसके बारे में क्रोमोसोम तंतु और संरचनाओं के विषय में कहते हैं आगे जो केंद्रक यानी न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि ये सारे जो होते हैं न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं। कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई पड़ते हैं, यानी जब कोशिका विभाजन होता है दोस्तों, उस समय ये सब चीज़ें जो है केंद्रक न्यूक्लियस में दिखाई देता है। कहते हैं गैमेट में क्रोमोसोम की संख्या जो है n यानी आधी होती है, यानी यहाँ पर n का जो रिप्रेजेंट किया गया है वो आधी के लिए किया गया है, ठीक है। अर्थात ये अनगुणित होते हैं और युग्मनजन द्विगुणित होते हैं, यानी इनके अगर आप देखो तो ये जो है अगुणित होते हैं और
युग्मन जो होते हैं द्विगुणित होते हैं, अर्थात इसमें क्रोमोसोम की संख्या एक क्रोमेटो की तुलना में दुगनी यानी 2n होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक फार्मूला भी ये बन सकता है। अगर उपरोक्त दो लक्षणों में सिद्ध हुआ कि वंशागत की जो है दौरान मेंडेलियस कारकों या जीनों के व्यवहार एवं मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम के व्यवहार में एक विलक्षित सामान्य पाया जाता है, यानी विलक्षण जो है पाया जाना एक सामान्य सी बात बन जाती है। इसके आधार पर सटन तथा वेबरी ने जो है वंशागति क्रोमोसोम सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके मुख्य बातें इस प्रकार थी। देखिए उन्होंने कौन कौन सी बातें जो थी इस ऑब्जर्वेशन में पता किया, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कौन कौन सी बातें जो है इंपॉर्टेंट थी जब ये एक्सपेरिमेंट हुई थी। इस एक्सपेरिमेंट के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त हुआ वो ये प्राप्त हुआ, पहला तो यही था कि जीव की दैहिक कोशिकाओं में जो युग्मज यानी जायगोट के बार बार विभाजन से उत्पन्न होती है उसे क्रोमोसोम के दो सर्वसामान्य यानी अभिन्न समुच्चय पाए जाते हैं, अर्थात ये द्विगुणित होते हैं और इनमें क्रोमोसोम का एक समुच्चय माता से यानी मातृ क्रोमोसोम से प्राप्त होती है, यानी एक क्रोमोसोम जो होता है माता से प्राप्त होता है और दूसरा संयोजन पिता से यानी पैतृक क्रोमोसोम प्राप्त होता है। यानी एक ही प्रकार के दो क्रोमोसोम सामान्य जीन युक्त में ये इस जो है समजातीय जोड़ी यानी होमोजेनस पेयर बनाता है। इसमें मानव में आपको पता ही है कि 23 जोड़े जो होते हैं क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो ये 23 जोड़े क्रोमोसोम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है, ठीक है। अगर हम देखा जाए इसका दूसरा पॉइंट जो इसमें मर्टेंस ने इस एक्सपेरिमेंट में किया था वो था युग्मज यानी गैमेट जो होते हैं बनने के समय समजातीय जोड़े के गुणसूत्र अर्धगोलीय विभाजन तथा अर्धसूत्रण यानी म्यूटेसिस के दौरान पृथक हो जाते हैं, यानी ये जो होते हैं जब म्यूटेसिस होती है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। साथ में जो तीसरी बात उन्होंने नोट किया था वो ये किया था कि म्यूटेसिस के दौरान गुणसूत्रों के व्यवहार में पता चलता है कि मेंडेलियन के कारक अथवा जीन रेखीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। आणविक जीव जो है विज्ञान में प्रगति से यह ज्ञात हुआ है कि क्रोमोसोम डीएनए अणु का बना होता है और डीएनए के खंड जीन होते हैं, यानी ये सारे जो होते हैं क्रोमोसोम डीएनए से बने होते हैं और डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि जो विस्तृत होते हैं जो कि 3 जो है 5 के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर डीएनए का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा तो काफ़ी विस्तृत होगा, ठीक है। डीएनए खंडों के जीन ही कहते हैं, यानी जो खंडित होती है उसी को जीन कहते हैं और इसी से जो है कंट्रोल होती है। The next topic is a linkage and crossing over. There is a most important topic here, a linkage. Links means jurna. There is a Manderson's and Putis is a perform of the hybrid cross with the true breedings. On a varieties of the sweet species in the latter is the 12 at the instead of 9:3:1 is the ratio in the F2 generation. There are got a ratio of 7:1 and the 1:7. It is a mean that is a characteristic controlled by their two genes. The solutions and for their experiment to the not be follow the principle of independent assessment in there is the postulate by the Medlabs and instead there is a 10 to the inherited together or linked together and the gene present on the same chromosome and 10 to the inherited together and the said to be linked. There is the phenomenon is called the linkage. There is a linkage to is called to the linkage. All the genes present on the same pair of chromosome and with the tendency of to inherit together form a linkage group. There is a fact here that all the genes present on the same pair of chromosome and with a tendency of to inherited together from a linkage group. There is the most important here. In the above experiment, some recombinant types of individually were to also produce. How did there happen? How did it happen? They are produced by another phenomenon called to the crossing over. There is called to the crossing over. There is a fact on the crossing over here. A crossing over is the physical exchange. There is a chromosome over is a physical change of part of the non-sister chromatids of their chromosome of homologous pair. They show in this figure, and there is a crossing over occur during to the paraphase 1 at the meiosis division 1 of the time of gamete formation. The point is where the crossing over is called to the sema, their purer the semata, and the she in the linked gene to get separated from each other by the crossing over. I showed there next on topic. Because of the linkage and crossing over is a heterogenesis individually can produce 4 types of gamete and shown in the figure, and the linkage genes is there.
the parents and recombinant due to the crossing over. So in this figure there is a first division is the chromosomal and there is a pairing. There is a paraphase 1 and phase 2 is there a chromosome is divided by the separate segment of into the chromatids. There is a divided by the 2 genes on the here, and the next is goes with 2. There comes the later phase and there is segmenting separated into the chromatids and there is goes with to the crossing over to the cinema. There is a 2 as a chromosome dividing and goes with to the anaphase. Anaphase is a chromosome separate and the show in this figure the separating of the anaphase in the chromosome and goes with the second division. The second division shown in this figure, there is clarity for the division of the next parental and recombination and parent. There is the most important segmented diagram showing to the recombination by the crossing over. दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, वो आ गया है सहगलनता तथा क्रॉसिंग ओवर। जैसे क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं वेटसन और प्लियोटेस ने स्वीट पी यानी लेटस ऑर्डर्स की स्थात प्रजनन वाली जो है वाली नस्लों की लेकर उसके बीच जो है द्विसंकरण क्रॉस करवाया गया था। ऐसा करने पर उन्हें जो है F2 जनरेशन में 9:3:1 के रेशो में जो है अनुपात प्राप्त हुआ था, लेकिन इसके बदले में जो है 7:1 और 1:7 का अनुपात प्राप्त हुआ। इसे पता हुआ कि लक्षणों को जो है नए संयोजन यानी पुनर्योजन यानी रिकॉम्बिनेंट की अपेक्षा जनकी स्वरूपों की संख्या अधिक थी। तो इसका अर्थ यही हुआ कि प्रयोग के लिए छांटे गए जीन स्वतंत्र जो है अवयवन यानी इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करते हैं। इसे बदलने में उसमें साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है और यह कह सकते हैं कि ये संलग्न होते हैं। तो ये जो है बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया था जब 9:3:1 के रेशो बनाया गया था, लेकिन जब उसको दोबारा करवाया गया तो ये बिल्कुल ही विपरीत आया, यानी 7:1 and 1:7 के रूप में रिप्रेजेंट हुआ, जो कि उनको काफ़ी हैरानी भी किया। और इसी वजह से उन्होंने जो इसका नाम दिया था जीन स्वतंत्र अभिव्यूंस का दिया था, यानी इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन के सिद्धांत के रूप में अनुसरण नहीं किया गया और इसके बदले में उन्होंने साथ साथ वंशावली लेने की प्रवृत्ति को भी आगे बढ़ाया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कहते हैं इस प्रकार एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति होती है और उन्हें संलग्न यानी लिंकेड भी कहा जाता है। इस परिघटना को जो है संलग्नता यानी लिंकेज कह के उन्होंने पुकारा। कहते हैं अगर देखा जाए, अगर कुछ फैक्ट की बात देखा जाए तो इसमें एक ही गुणसूत्रों पर मौजूद जीनों के जीन समूह में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति होती है, उन्हें संलग्न समूह कहते हैं यानी लिंकेज ग्रुप कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो एक ही गुणसूत्रों पर मौजूद जीनों के जिस समूह यानी जहाँ पर एक ही अगर मान लीजिए एक ही गुणसूत्र पे जितने जीनों की जो होते समूह होता है और जो वंशागत होने की प्रवृत्ति रखती है उसे ही हम संलग्न यानी लिंकेज ग्रुप कहते हैं। तो ये बहुत काफ़ी आसान था आपके लिए। ऊपर दिए गए प्रयोगों से कुछ जो है पुनर्योजन प्रारूप में मिले हैं। ऐसा कैसे हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। यह एक अन्य परिघटना के कारण हुआ जिसे हम क्रॉसिंग ओवर यानी क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। उसके वजह से जो है हमें 7:1:1 और 7 के जो है रेशो में प्राप्त हुआ, जबकि इसको आना चाहिए था 9:3:1 के रेशो में। तो यही बात यहाँ पर जो है विशिष्ट रखता है और यही बात जो है साइंटिस्टों को काफ़ी हैरानी किया था। कहते हैं यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर उस भौतिक आदान प्रदान को कहते हैं जो समझाते जोड़े गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के असहता जो है अर्ध गुणसूत्र यानी क्रोमेटिड्स के भागों के बीच होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि ये परिघटना बेशकली हुई, लेकिन हम जो है यहाँ लिंकेज ग्रुप के बारे में और क्रॉसिंग ओवर के बारे में यानी नए शब्दों के बारे में जाना और नए सब एक्सपेरिमेंट को भी देखने को हमें मिला। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर उन भौतिक आदान प्रदान को कहते हैं जो समझात जोड़े गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम के सहजाता गुणसूत्र क्रोमेटिड के भाग के बीच में होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी बेस पे उन्होंने आगे जो है एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया था। कहते हैं क्रॉसिंग ओवर गैमेट निर्माण के समय म्यूसिस एक के जो फेस एक में घटित होती है जिसे बिंदु पर जो है क्रॉसिंग ओवर होता है, उसे हम एक्जाम्स कहते हैं, एजाम्स कहते हैं। और इसे है यानी लिंकेड जीन एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर द्वारा अलग हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हो, जो विस्तृत ही बताने की कोशिश किया गया है। अगर हम प्रथम विभाजन में देखें तो आपको दिखेगा पहले फेस में जो है कैसे यहाँ पर डिवीज़न हो गया है और डिवीज़न होने के पश्चात जब उत्तर पूर्वावस्था में जाता है तो इसमें जो होता है, देखिए एक पहले था, इसमें जो है दो का जो जोड़ा बन गया यानी 4 में कन्वर्ट हो गया है। एक में 4 एक गुणसूत्र में 4 हो गए, एक गुणसूत्र में 4 हो गए हैं। तो अर्ध गुणसूत्री जो क्रोमेटिड पर खुला एवं अलग हो गया है और ये अलग हो जाने के बाद जो है एक्लाइसिस एम विनियम कर लिया है, दोनों में जो है अलग अलग डिवाइड होने स्टार्ट हो गए। लेकिन अगर आप अगला स्टेज देखोगे तो वो बिल्कुल ही विपरीत दिखेगा। देखिए यहाँ पर जो है पचवा एनाफेज में आ गया है और ये स्वतंत्र रूप में ये 2
जो है बन चुके हैं, गुणसूत्र बन चुके हैं, क्रोमोसोम अलग हो गए हैं, तो ये अलग होकर अलग बना दिया है। लेकिन जब इसका दोबारा से अगर हम दूसरा फेस देखें, दूसरा पार्ट देखें, तो ये डिवाइड करके 4 में कन्वर्ट हो गया। जैसे आप देख सकते हो इसमें पैतृक, पुनर्योजन और पैतृक रूप में आपको दिखेगा। तो इस प्रकार जो है क्रोमोसोम का जो है यहाँ डिवीज़न होता है, जो कि फर्स्ट मेयोसिस डिवीज़न के रूप में लिया गया है। इसमें 2 स्टेज आपको दिखाया गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और समझ के लिए भी काफ़ी ज़रूरी। The next topic is most important here. There is a chromosome and sex determination. There is a most important topic for the 10th class student. There are sex of inborn individual to determine in a different way, in a different kind of organism. You will learn about the sex determination in a humans, birds and honeybee in this section. And there is a most important for the human, birds and honeybee of sex chromosome or discussion of this topic. In some diploid organisms, a specific chromosome have a role in the sex determination. Such a chromosome are called a sex chromosome, and the rest of the chromosome as a set are there is called is a autosome. There is a first point here. If the sex chromosomes are morphologically similar, means XX in the individual, their individuals turn into the homogametics, and such is the produce only kind of gametes containing X. For example, all eggs of human female contain X chromosome and autosome, and some humans, a female, turn into the homogametics. Here showing this picture, there is a female has the XX chromosome, is a 22 pairs of chromosome are present here, and the male here the XY chromosome. There is the produce the X chromosome of female, and one chromosome is a male. There is a gamete is a XX chromosome, and XY chromosome are depend upon to as a male gamete. There is a most important diagram for here. दोस्तों हमारे समक्ष बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है गुणसूत्र तथा लिंग निर्धारण। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के बच्चों के लिए, जो सीबीएसई पढ़ते हैं उनके 10th क्लास में भी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुणसूत्र तथा लिंग निर्धारण के चैप्टर। कहते हैं कुछ द्विगुणित जीवों में एक विशेष गुणसूत्र की लिंग निर्धारण में एक भूमिका होती है, और इस प्रकार के गुणसूत्रों के लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम अथवा समुच्चय के शेष गुणसूत्र को अलिंगिक सूत्र जो है ऑटोसोम्स कहते हैं, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर दूसरी बात यहाँ पर देखें तो जब किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र और कारकीय गुण जो दृष्टि से सामान्य यानी XX होते हैं, तब उसमें जो है समयुग्मकी कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में केवल एक ही प्रकार के गैमेट यानी युग्मक बनते हैं जिनमें हम X गुणसूत्र होता है। अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें तो आपको दिखेगा कि मानव मादा के सभी अंडों में X गुणसूत्र होते हैं। ये तो आपको भी नॉलेज हो गया होगा। अंततः मानव मादा को जो है समयुग्मकी यानी होमोगैमेटिक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है मादा को हम समयुग्मकी यानी सामान्य गुणसूत्र होते हैं, इसलिए समयुग्मक कहते हैं यानी होमोगैमेटिक्स कहते हैं। अगर इस बात को अगर डायग्राम में समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ डायग्राम जो है प्रस्तुत है। दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम प्रस्तुत है जिसमें आप देख सकते हो कि जो पुरुष है उसमें जो है 44 ठीक है XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी इसके 22 जोड़े क्रोमोसोम यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अगर वही स्त्री को देखोगे तो इसमें जो है 22 जोड़े क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा जिसमें XX गुणसूत्र होगा। यानी इसमें देखोगे, स्त्री में देखोगे तो समयुग्मक पाया जाएगा, और जो पुरुष में देखोगे उसमें विषम पाया जाएगा यानी डिफरेंट पाया जाएगा। जब कहते हैं अगर पुरुष में से X क्रोमोसोम और स्त्री में से X क्रोमोसोम, कहते हैं स्त्री जो होती है यानी औरतों में सिर्फ XX क्रोमोसोम ही सदैव निकलती है, लेकिन लड़का होना या ना होना ये जो है Y क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, जो कि पुरुषों में होती है। आज के समाज में एक बात आपको हमेशा देखने को मिला है, चाहे पढ़े लिखे व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ हो, ठीक है, लड़का होना लड़की ना होना ये जो है स्त्रियों को ही दोष ठहराते हैं और वो कमज़ोर होने की वजह से उन पर ही दबाव डालते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ये सदैव लड़का होना जो है पुरुष पे डिपेंड करता है, और पुरुष में जो है XY क्रोमोसोम में से कौन सा क्रोमोसोम है जो फर्टिलाइज हुआ है शायद पुरुष को भी पता ना हो, न स्त्री को पता हो। तो इसमें जो कहते हैं कुछ हद तक जो है किस्मत का भी बात यहाँ पर रहती है। तो इसके लिए सिर्फ औरत को दोष ठहराना कदाचित उचित नहीं है, और इस बात को समाज को भी समझना चाहिए। और आप जो वीडियो देख रहे हो पढ़ लिखे बच्चे हो, उनको भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि लड़की होना चाहे लड़का होना ये जो है लड़कियों पर डिपेंड नहीं करता है। लड़कियों में सदैव ही सगयुग्मक होता है यानी सामान्य युग्मक होते हैं यानी XX क्रोमोसोम होता है। लेकिन अगर लड़कों का Y क्रोमोसोम लड़की के X क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज होता है तभी जाके जो है लड़के का जन्म होता है और उत्पत्ति होता है। कहते हैं आज तो इस
सवाल का जो है प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि आज जो है लड़का लड़की एक सामान्य है। दोनों को अगर सही अपॉर्चुनिटी मिले, सही मौका मिले, तो दोनों के दोनों जो हैं अपने आप को इस विश्व के लिए बहुत कुछ करने के सक्षम रखते हैं और क्षमता रखते हैं। इसलिए आज मनुष्यों को ये बात नहीं समझना चाहिए कि लड़का है चाहे लड़की है, दोनों का जो है समाज में बराबर इज्जत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, और दोनों जो है सर उठा के अपना जीवन को यापन कर सके और कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट न हो सके। The next topic is a sex determination in a human. There is a most important topic here. There is a sex chromosome is a male are morphologically are dissimilar is XY, such as individual produce two types of gametes, one containing X and the other is a containing Y, and there is called to hetero is a gametics. For example, human male produce two kinds of sperm is a X bearing and Y bearing sperm. When the human eggs are fertilized by the X bearing sperm in girl born, there is a human eggs to fertilize by the sperm having to Y chromosome in the boy born. There is a whether there is a unborn will be a male and female purely matter to the chance, and no parents can be blamed for the sex of the pregnancy. There is a most important thing here, and the next is a sex determination in the bird. There is a most important topic here, sex determination in a bird. You have just studied the XX and XY types of determination in a human. These types of a sex determination in the found in the other members and the most of insect. However, the method of sex determination in the bird is a little different. In a bird, both sexes is a male and female possess two sex chromosomes, but unlike a human beings, there are female has a heteromorphism and a morphological different sex chromosome here and the ZY. Well, there is the male where a morphics are condition for the sex chromosome as ZZ. There is a female or heterogametics are produced two types of X is A plus Z and the A plus W. A is a stand for their autosomes and there are male gametes only on types of A plus Z. This type of sex is determination is called ZW is means a ZZ. Types of ZW and minus Z types of sex determination. The latter is a Z and W are used to the distinction between types of sex chromosome for X and the Y chromosome found in the X and Y types of sex determination. The here shown in the figure. There is a clear on the here is the AA and ZZ is a female and the AA and ZZ is a male. There is a most important here is the parents and gamete. There is the produced by the AA plus ZZ is a male and AA plus ZZ is a male. But female is an important here character. The AA plus WZ is a female and there is a AA plus WZ is a female. There is a ZW as Z types of sex determination in the bird. A is the autosome. There is a most important for the all class student in this topic. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ है जो मानव लिंग निर्धारण। देखिए कहते हैं जब किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र और कार्ड के दृष्टिकोण से असामान्य यानी XY होते हैं तब उसे जो है विषम युग्मकी यानी हेटेरोगैमेटिक्स कहते हैं। ऐसी विशिष्ट दो प्रकार के गैमेट बनते हैं, एक में X क्रोमोसोम तथा दूसरे में Y क्रोमोसोम होते हैं। उदाहरण के तौर पर मानव नर दो प्रकार के शुक्राणु यानी X युक्त और Y युक्त उत्पन्न करते हैं। जब मानव अंड वायु युक्त जो है गुणसूत्रों से जो निक्षेपित होती है तो ये नर शिशु उत्पन्न होते हैं, लेकिन एक नर शिशु पैदा होगा। यह मादा एक केवल विशुद्ध संयोजित करते हैं। किसी भी जनक की संतति के लिंग के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जो कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी को दोषी ठहराना यहाँ कदाचित उचित नहीं है, क्योंकि ये जो है ये कहते हैं ना किस्मत की बात होती है कि पुरुष में से X क्रोमोसोम आ रहा है कि Y क्रोमोसोम आ रहा है, तो इस बात पर डिपेंड करता है। आगे है हमारा देखिए पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। ये भी बहुत विचित्र घटना है जिसको आपको जानना चाहिए कि पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। कहते हैं अगर हम जो है पक्षियों के लिंग निर्धारण देखें तो आनुवंशिक नियम पर जो है आपने देखा होगा, जो हम आगे पीछे चैप्टर किए तो वो इम्पोर्टेंट था। इसमें XXYY प्रकार के लिंग निर्धारण के बारे में भी आपने पढ़ा है और जाना है और समझने की कोशिश किया है। कहते हैं इस प्रकार का लिंग निर्धारण स्तनधारियों में जिनमें जो है मानव ही सम्मिलित है और अधिकांश कीटों में पाया जाता है। हालांकि पक्षियों में लिंग निर्धारण प्रणाली थोड़ी भिन्न है। पक्षियों में नर और मादा दोनों में दो लिंग गुणसूत्र होते हैं, लेकिन मानव के विपरीत।
दोस्तों अगर पक्षियों में जो है गुणसूत्र देखोगे तो इंसानों से विपरीत होता है। जहाँ पर वहाँ आपने देखा था कि मादा जो है जिम्मेवार होती है, लेकिन यहाँ जो है फादर जिम्मेवार होता है कि वो फीमेल बनेगा कि मेल बनेगा, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ डिफरेंट है, यानी यहाँ पर जो है बिल्कुल ही अलग है। यहाँ फीमेल दिखाया गया और यहाँ मेल दिखाया गया है, लेकिन कहते हैं इसमें बहुत ही डिफरेंट आपको दिख रहा होगा, फीमेल पेरेंट्स और यहाँ गैमेट दिख रहे होंगे। तो इसमें मेल होने के लिए ए और जेड की ज़रूरत होता है, लेकिन मेल होने के लिए फिर ए और जेड ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम देखें, अगर फीमेल होने के लिए डब्ल्यू की ज़रूरत होती है, तो डब्ल्यू क्रोमोसोम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो है हमारा सदैव ही फीमेल से जो है प्राप्त होता है। तो ये बहुत काफ़ी यहाँ विचित्र है। कहते हैं ये इंसानों से विपरीत होता है, जहाँ वहाँ पर जो है पुरुष जो मादा है, मादा इसके कोई जिम्मेवार नहीं था, लेकिन यहाँ मादा के जो है फीमेल होने के लिए मादा के गुणसूत्र होना ज़रूरी होता है। लेकिन वहाँ इंसानों में देखोगे तो वहाँ पिता के गुणसूत्र ज़रूरी होता है मादा होने के लिए, लेकिन यहाँ विपरीत है। यहाँ पर लड़की होने के लिए जो है माँ की गुणसूत्र की ज़रूरत पड़ता है, और वहाँ लड़का होने के लिए पिता गुणसूत्र की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो है पक्षियों में ये बिल्कुल ही विपरीत होता है इंसानों से, ठीक है। तो यहाँ जो है देखने को आपको यहाँ पर मिल भी जाएगा कि डब्ल्यू जेड जो है जेड टाइप्स में जो डिटर्मिनेशन बॉडी ए ऑटोसोम है, यानी जेड जो है जेड डब्ल्यू और जेड जो है यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि फीमेल के लिए डब्ल्यू होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। डब्ल्यू होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि जो यहाँ पर सिर्फ जो है फीमेल से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप अगर देख सकते हो तो बिल्कुल ही ये क्लियर है कि ये जो है इंसानों से विपरीत है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप औरतों को बोलोगे तो पता लगेगा कि हाँ भाई सही आप कह रहे हो, क्योंकि इसमें जो है स्त्री का भूमिका है, स्त्री में कोई स्त्री होने के लिए स्त्री की जो है गैमेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे का जो है हम मधुमक्खी में भी देखेंगे कि जो बी में है कैसे सेक्स निर्धारण होते हैं। चलिए देखते हैं कि जो बी में कैसे लिंग निर्धारण होता है। So our next topic is sex determination in a honeybee. There is a most important topic here, the sex determination in a honeybee. There is a honeybee have a unique method of sex determination. In a honeybee is a fertilized egg emerges as a female and unfertilized eggs develop into the male. Since the fertilized eggs and also female are diploids and there are unfertilized eggs as a male is a haploid. Sex determination in a honeybee is referred to as the haplodiploids and sometimes is also called to the aronotokies. There is sex determination by there is a number of set of chromosome as an individual receives. The male, which is called a Doran and is produced from the unfertilized haploid egg, and there is a male honeybee is contain a single set of chromosome. The female honeybees is which are the worker bee and the queen bee are produced from the fertilized egg, and therefore is the diploids the maintain to two set of chromosome. In this case, only female are produced by the sexual reproduction. It is a very interesting in a honeybee that is a male have a no father and cannot have a son but have a grandfather and can be grandson. तो यहाँ पर बहुत ही रोचक बात आया है सामने की मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है मधुमक्खियों की कि इसमें तो कोई पिता भी नहीं होता है और ना कोई बेटा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ दादा दादी और नाना नानी हो सकते हैं, जो कि बहुत एक अजीब सी बात को यहाँ दर्शाता है। कहते हैं मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, ये जानना भी एक रोचक बात होती है। कहते हैं मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण एक विशिष्ट द्वारा प्राप्त जो है गुणसूत्रों के अनेक समुच्चयों से होती है। नर मधुमक्खी जिसे हम कहते हैं दुम कहते हैं अनुच्छेदित अनुरणित अणुओं में जो है उत्पन्न होते हैं, और इस प्रकार नर मधुमक्खी में जो गुणसूत्रों का केवल एक समुच्चय होते हैं, इसमें 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मादा मधुमक्खियों यानी कि श्रमिक और रानी मधुमक्खी दोनों निषेचन अंडों से उत्पन्न होते हैं। देखिए ये बहुत काफ़ी रोचक बात है कि मादा मधुमक्खियों जो होती है यानी उसको हम श्रमिक कहते हैं, और जो रानी मधुमक्खी होती है दोनों के निषेचन से अंडे से उत्पन्न होते हैं, और इस प्रकार जो है द्विगुणित होते हैं। उनमें गुणसूत्र के 2 समुच्चय पाए जाते हैं, यानी 32 जो है गुणसूत्र पाया जाता है। मधुमक्खियों में केवल मादाएं ही लैंगिक जनन से उत्पन्न होती है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि मधुमक्खियों में केवल मादा ही लैंगिक जनन से उत्पन्न होती है, यानी सेक्सुअल डिटर्मिनेशन होती है। कहते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट से होते हैं, सिर्फ मादा ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन फीमेल के लिए ऐसा कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है।
केवल मादा ही लैंगिक जनन से उत्पन्न होते हैं। मधुमक्खियों की यह एक बड़ी रोचक बात है कि नरों का ना तो कोई पिता होता है और ना ही उसके कोई बेटे ही होते हैं, लेकिन फिर भी उनके दादा दादी और नाना नानी हो सकते हैं। तो ये बहुत रोचक बात है कि यहाँ पर सिर्फ मादाएं ही होती हैं जो लैंगिक जनन से उत्पन्न होते हैं, मादाएं ही होते हैं जो है गैमेट से बनते हैं, लेकिन जो यहाँ पर नर होता है, नर किसी गैमेट से नहीं बनते हैं, नर स्वयं ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई उनका पिता नहीं होता, कोई उसके माता नहीं होती। ये बहुत रोचक बात है और इसमें जो होता है, लेकिन फिर भी इनके दादा दादी और नाना नानी हो सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी जो शायद आपको पहले पता नहीं रहा हो। Here the most important topic here is the criss-cross inheritance, X-linked inheritance. There is the most important topic here. There is a crisscross. We already know that is the genes are localized on the chromosome. There is the most important thing here. The gene which are they localized on X chromosome is a sex chromosome, are called to the sex-linked genes. These genes show the criss-cross inheritance and the shown in their figure. When a male has a defective sex link as a gene is localized on the X chromosome, he is transmit to defective X chromosome to his daughter only due to the reproduction. There is a female who has this genes transmit it to be her son and daughter. Both is equal probability. So the male pass on their receives sex linked trait to 50% of his is a grandson. Through their daughters, their sex linked trait is began to receive is not to be expressed in a female but is expressed in a males. There are males that suffer from to the genetics defect due to the presence of faulty genes on the single is a X chromosome, while the female are only carriers of this defective genes as they have to the other X, as which marks there is the effect of the faulty genes. The trait is shown up to the female only both X chromosome from their mother and father have a faulty genes. Here shown in this picture, here is the father and mother. There's a linings equation here is present. Their father and mother is the haplophilics are affected to the chromosome and their mother is a normal. There is the XHY and here there is a XX chromosome and daughter is a carrier is affected to man and son is a normal but daughter is a also normal. They represent a criss-cross inheritance, X-linked, sex-linked inheritance, and the hair of 50% affected and 50% is normal. There is the most important for hair, and the note is a H is a gene is a hemophilia is a sex-linked genes. There is the most important carriers, and there are carriers and daughter affected to man. There is a 50% affected and only for 50% is normal. There is a 50-50 is the most important for a criss-cross inheritance. The here one fact is the most important here. This is types of inheritance of receives a second character from a father to be daughter, and then from the daughter to her son is known as a criss-cross inheritance or sex-linked is X-linked inheritance. There is the most important factor is a criss-cross. There is a inherent to receive sex-linked character from a father to daughter, and then from the daughter to the son is a criss-cross inheritance. The criss-cross inheritance in a human, the red-green color is a blindness and the hapophilia, and the example of sex-linked is an inheritance into human. The defective gene is a located on their X chromosome. Thus, a single defective gene is causing disease in the male, when the two defective genes is a homogenesis condition. Only can be case of the disease is a female. Female is a heterogenesis is a condition and presently is a normally, but actually the carriers of the disease, the carrier of female pass their defective genes to the 50% of her son. Their disease is expressed only in the male because male does not we have to the parental of their genes on the Y chromosome to the mask their defect of the faulty genes, and show in this figure. So here show in this figure there is a parent and gamete. There are human and normal man. There is a normal but is carrier. There is a normal daughter and normal son is present, and the C gene from a normal color of vision of, and a small C gene for color of blindness is a hair. The normal daughter is a color blindness son and the hair they represent, and the pregnancy of the carrier females of the color blindness and the man with hair. But here a second condition is a very different. There is a parent, the gamete is the carrier of X
XX female and the normal XY male. There is a progeny, there is a carrier female and haplophilus male, and normally female is a here. There is a progeny of the haplophilus carrier female and is a normal male here. There is a most important diagram for here. तो यहाँ मानने में कई इंपॉर्टेंट बात आ गया है क्रिस क्रॉस वंशागति। देखिए इसमें एक संलग्न वंशागति होते हैं जो कि वंशजों से जो है आगे ट्रांसफर होता है। कहते हैं हम पर्वतीय ज्ञान है कि हमें जीन जो है गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। वो जीन जो है एक्स गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है पर स्थित होते हैं, उन्हें हम लिंग संलयन से जो है सेक्स लिंक्ड भी जीन कह सकते हैं। ठीक है, इन जीनों में क्रिस क्रॉस वंशागति पाई जाती है, लेकिन अगर आप चित्र में देखोगे तो इस बात की क्लियरिटी आपको आ जाएगी। कहते हैं यदि किसी नर में दोषी लिंग संलग्न जीन एक्स क्रोमोसोम पर स्थित हो तब जनन के दौरान यह नर अपना जो है एक्स क्रोमोसोम केवल अपनी पुत्री में ही संचालित करता है। यदि मादा में यह जीन हो तो वह उसे पुत्रों और पुत्रियों दोनों में सामान्य रूप से पहुंचता है। यानी अगर देखा जाए तो मादा गुणसूत्र जो है मेल और फीमेल दोनों में ही सुचारू रूप से जाते हैं, लेकिन इस प्रकार नर अपने इन अप्रभावी लिंग संलग्न जीन के अपनी पुत्री को माध्यम से अपने 50% पुत्रों में भी पहुंचाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं यह जो है लिंग संलग्न लक्षण अप्रभावी होने के कारण मादा में अभिव्यक्त नहीं होते हैं, लेकिन नरों में अभिव्यक्त हो जाते हैं। इसलिए ये जो है आनुवांशिक दोष नरों में तो आ जाता है, लेकिन मादाओं में इन दोषपूर्ण जीनों केवल वाहक ही रह जाता है। कहते हैं अप्रभावित जीन के लिए संयुग्मज होने पर जो है ये मादाओं में भी इस दोष को अभिव्यक्त होती है। यानी जब सम युग्मज पाया जाता है, आपको पता है कि सम का मतलब क्या होता है, और ये पाया जाएगा तभी ऐसा संभव होगा। यहाँ पर एक डायग्रामेटिक बात दर्शाने की कोशिश किया गया है। यहाँ पर एक लिंकेज दिखाया गया है जिसमें हमें फिलियक और हेमोफिलिया प्रभावित को दिखाया गया है और माता और पिता को लिया गया है सामान्य, लेकिन इसमें देखिए प्रभावित किया गया, कहते हैं 50% ही प्रभावित किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ डायग्राम है। अगर आप देखो तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस किया गया है जिसमें आपको वाहक दिख रहा है और पुत्री सामान्य आदमी दिखेगा जो यहाँ पर जो है सामान्य रूप में दिखने को मिलेगा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक नोट वाली बात भी यही है कि एक जीन जो है हीमोफिलियो को दर्शाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात को रखता है। कहते हैं एक फैक्ट की बात भी है कि अप्रभावी लिंग संलग्न लक्षण की इस प्रकार की वंशागति जो पिता से पुत्र में और फिर पुत्री से पौत्र में पहुंचती है क्रिस क्रॉस वंश कहलाता है, यानी एक संलग्न वंशागति कहलाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहता है कि वंशागति जो है पिता से पुत्री में और जो फिर पुत्री से पौत्र में ये पहुंच जाता है। तो ये जो है काफ़ी लंबा प्रोसेसिंग होता है जो अपने पूर्वजों से हमें प्राप्त होता है। कहते हैं मनुष्य में क्रिस क्रॉस वंशागत किस प्रकार होता है, तो ये देखने के लिए हम यहाँ पर एक बात देख सकते हैं कि लाल हरी वर्णधनता और हीमोफिलिया लिंग संलग्न वंशागति से उदाहरण है, लेकिन दोषी जीन जो एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं इस एक अकेली दोषी जीन से नर में रोग हो जाते हैं और दोषी जो जीने होते हैं उस समय दशा में मादा में भी रोग हो कर सकते हैं। मादाएं जो होती है विषम दशा में प्रकट हो सामान्य होती है, लेकिन इसमें विषम कंडीशन पाया जाता है, लेकिन वो वास्तव में रोग की वाहक ही होती हैं। वाहक मादाओं में अपनी दोषी जीन को जो है अपने 50% पुत्रों में ही पहुंचा देती है। रोग केवल नरों में ही प्रकट होती है क्योंकि नर में एक्स पर अव्यवस्थित जीनों के अस्थायी वाई क्रोमोसोम पर नहीं होते हैं जो दोषी जीन को प्रभाव को छुपा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस बात को दर्शाने के लिए यहाँ पर जो है हम डायग्रामेटिक भी देखेंगे कि किस प्रकार ऐसा होता है। यहाँ पर डायग्रामेटिक आप क्लियर समझ सकते हो कि किस प्रकार ये होता है। अगर देखा जाए तो एक्स एक्स वाई जो कि स्त्रियों में होता है और एक्स वाई जो होता है सामान्य रूप से पुरुषों में देखा गया है, लेकिन अगर हम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर कैपिटल सी के रूप में दर्शाया गया है और इसमें स्मॉल सी के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखोगे कि सामान्य पुत्र जब होता है और सामान्य पुत्री जब होगी तो क्या दिखेगी, सामान्य पुत्र का लक्षण दिखेगा, लेकिन वर्धित पुत्र जो होगा इस रूप में दिखेगा। तो कहा जाए तो यहाँ 50-50 की बातें यहाँ रह जाती है, जहाँ पर 50-50% की चांसेस रह जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये गैमेट की जो है अपनी एक विशेषता और एक जो है ये सामान्य पुत्र और सामान्य पुत्री प्राप्त करने की ये रूल है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है पुत्र जो होगा सामान्य होगा, लेकिन कंडीशन जब होगा सी के साथ संलग्न करेगा, लेकिन वर्धित पुत्र जब होगा जब उसमें कोई भी सी के साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। आगे इसी बात को दर्शाने के लिए जो सामान्य वर्ण दृष्टि पुरुष वंध्यता स्त्री की संतान, देखिए जिसमें सामान्य वर्ग दृष्टिहीन पुरुष व वंधित स्त्री को संतान किस प्रकार उत्पन्न होंगे ये बात को भी दर्शाया गया है। अगर माता पिता का लेते हैं, अगर
वनधर्ती स्त्री है और सामान्य वंश हिजदी पुरुष है, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो उसमें देखा जाएगा तो सामान्य पुत्री ही जन्म लेगा या सामान्य पुत्र ही होगा, लेकिन वाहक पुत्री यहाँ बन जाएगी। ठीक है, इन कैरियर्स बन जाएगी वो। और इसमें जो है लास्ट कंडीशन में जो है वनहर्ता पुत्र का भी जन्म हो सकता है। तो इस प्रकार जो है आगे ये ट्रांसलेट होती है। अब हम एक और कंडीशन देखते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो एक हीमोफीलिया वाहक स्त्री का सामान्य पुरुष की संदर्भ को दर्शाया गया है, जिसमें वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष है। तो इसमें जो है एच इसको रिप्रेजेंट किया गया है वाहक होने के लिए। तो इसमें आप देखो गैमेट जो है कैसे बन रहा है, और इसमें अगर आप देखोगे तो वाहक स्त्री सबसे पहले बनेगी और हेमोफेलिक पुरुष जो होगा सेकंड नंबर पर बनेगा। लेकिन इसी कंडीशन को अगर देखा जाए तो सामान्य स्त्री और सामान्य पुरुष अंत में बनेगा। लेकिन कहते हैं कि कुछ न कुछ गुण जो होते हैं, तभी तो कहा जाता है कि माता का पिता का गुण जरूर जो है बच्चों पे इसका प्रभाव डालता है।